हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज शुरू करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 10 दैट इज गवर्नमेंट बजट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ज्यादा मार्क्स का भी है, समझने वाला भी है और पूरा चैप्टर कंसेप्चुअल है, कहीं भी रट्टाफिकेशन नहीं आएगा बच्चों। हर कंसेप्ट को ध्यान से सुनना बस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट? सर, चैप्टर का नाम आपको क्लियर करता है कि किसका बजट है। ये गवर्नमेंट का बजट है। गवर्नमेंट बजट क्या है बच्चों? गवर्नमेंट बजट इन रियल लाइफ, इन जर्नल लाइफ आपने देखा होगा कि बजट हर साल फरवरी के मंथ में आपके पास पहुंच जाता है। कौन प्रिपेयर करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद द हेल्प ऑफ नीति आयोग। तो बच्चों, गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फिर से, गवर्नमेंट बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। गवर्नमेंट की एनुअल एक साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करेगी गवर्नमेंट के टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। एक्चुअल नहीं, कौन से एक्सपेंडिचर? एस्टिमेटेड। देखो बच्चों, गवर्नमेंट को पूरा देश चलाना और पूरा देश चलाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, बहुत खर्चा गवर्नमेंट का होगा। टैक्सेस गवर्नमेंट के पास आते हैं, वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और भी बहुत सारी जगह से गवर्नमेंट की रेवेन्यू और रेवेन्यू में से करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब कितने खर्चे होने वाले हैं अगले साल में और कितने रिसिप्ट आनी है, एग्जैक्ट तो नहीं पता। कितना खर्चा होने वाला है, एग्जैक्ट नहीं पता। तो हम रिकॉर्ड करते हैं टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बजट में रिकॉर्ड होगा। गवर्नमेंट बजट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एनुअल मतलब एक साल। कौन सा एक साल? क्वेश्चन इज कैलेंडर ईयर और फिस्कल ईयर। सर, फिस्कल ईयर मतलब अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अच्छे से आप जानते हो इस ईयर को। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करता है गवर्नमेंट के टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स एंड टोटल एंटीसिपेटेड आने वाली रिसिप्ट जो आने वाली है वो रिकॉर्ड करेंगे बजट के अंदर। एग्जैक्ट नहीं पता कितनी आएंगी, एग्जैक्ट नहीं पता कितना खर्चा होगा, तो हम बोल रहे हैं एस्टिमेटेड, अंदाजा हम लगा रहे हैं। तो कब प्रिपेयर होगा? हम बोलेंगे फिस्कल ईयर के लिए है। और कौन प्रिपेयर करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसके बाद बच्चों, गवर्नमेंट बजट के अंदर हम बोलते हैं कि दो तरह के बजट है। गवर्नमेंट बजट के अंदर दो तरह के बजट हैं। कौन से? ध्यान से सुनना बच्चा। गवर्नमेंट बजट के अंदर दो बजट हम बना रहे हैं। सबसे पहला, रेवेन्यू बजट। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, ये चार्ट आपको पूरा चैप्टर क्लियर कर देगा। रेवेन्यू बजट और दूसरा कैपिटल बजट। बच्चों, आप लोग पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं मुझसे, सर ये बजट जो प्रिपेयर हो रहा है, ये पता चल गया कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च इस ईयर यानी फिस्कल ईयर के लिए प्रिपेयर हो रहा है, करेक्ट? सर, इस साल के लिए है या नेक्स्ट ईयर के लिए? बच्चों, आने वाले साल में कितने खर्चे होने हैं, आने वाले साल में कितनी रिसिप्ट आनी है, आप समझ पा रहे हो? आने वाले साल, कमिंग ईयर। तो बजट प्रिपेयर जो हो रहा है वो कमिंग ईयर के लिए हो रहा है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च के लिए है। मैंने यहां ईयर लिख दिया, 31 मार्च। तो ये हो गया आपका फिस्कल ईयर और कमिंग ईयर ये बनाया जाता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। तो रेवेन्यू बजट नंबर 1, कैपिटल बजट नंबर 2। सर, गवर्नमेंट बजट क्या था? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट था जिसके अंदर गवर्नमेंट के टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड होने हैं और गवर्नमेंट की टोटल एंटीसिपेटेड रिसिप्ट जो आने वाली है वो रिकॉर्ड होती है। तो बजट को दो तरह का हमने बना दिया, रेवेन्यू और कैपिटल। बच्चों, रेवेन्यू बजट के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स है। बच्चों, बजट दो ही बातें रिकॉर्ड कर रहा है, मेरी बात समझना। बजट जो है वो दो ही बातें रिकॉर्ड कर रहा है, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स, दैट्स इट। एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स, ये भी तो बजट है। ये भी क्या रिकॉर्ड करेगा? एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स। लेकिन कौन सी? क्वेश्चन ये है सर, हम बोलेंगे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट। सर, ये क्या होता है? ये पूरा चैप्टर इसी के बारे में, पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। कैपिटल बजट के भी दो कंपोनेंट हैं, आप बहुत समझदार हो, समझ गए होंगे। कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स। तो दो बजट हो गए, दोनों बजट के दो दो कंपोनेंट्स हो गए। तो ध्यान रखना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये चार चीजें जो है ना,
इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है, आप ध्यान देना, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है। एक बात और सुन लो, अगर आपसे पूछते हैं कि बजट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, सर बजट के अंदर जो एक्सपेंडिचर है वो दो ही तरह के हैं। बहुत सिंपल जवाब है, बजट एक्सपेंडिचर क्या है? बजट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट्स इट। सर बजट रिसिप्ट क्या है? फिर से आप बहुत समझदार बच्चे हैं, बजट रिसिप्ट क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स, ये चारों चीजें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट, ये सब आपको बताने वाला हूं मैं, बस आपको ध्यान से सुनना है, चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनना है। तो अब तक हमें पता चल गया कि बजट क्या है। सर बजट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड कर रहा है गवर्नमेंट के टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स और टोटल एंटीसिपेटेड रिसिप्ट्स एक साल के अंदर जो होने वाली है। फिस्कल ईयर के लिए है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, सिंपल। उसके अंदर दो कंपोनेंट है, दो तरह के बजट हमारे पास है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट क्या है? जो रिकॉर्ड करता है रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट्स। कैपिटल बजट क्या है? जो रिकॉर्ड करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स। यहां तक बहुत सिंपल फंडा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब हम नोट्स पे आते हैं और ध्यान से देखते हैं गवर्नमेंट बजट के नोट्स में क्या लिखा है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है, उसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। Government budget is a financial statement which records government total estimated expenditure and total anticipated receipts in a fiscal year or accounting year, आप बोल सकते हो। Fiscal year is taken from 1st April to 31st March, simple। एक बात और सुनेंगे बच्चे, गवर्नमेंट बजट को आप कह सकते हैं यूनियन बजट। यूनियन बजट सेंट्रल बजट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, यूनियन बजट जिसको आप बोल सकते हैं। उसके बाद बजट के कंपोनेंट्स पे आते, बजट के दो ही कंपोनेंट्स है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट रिकॉर्ड कर रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और कैपिटल बजट रिकॉर्ड कर रहा है कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां तक बता चुका हूं मैं। उसके बाद मैंने आपको बताया बच्चों कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मिलाकर हम बोलते हैं कि बनता है बजट एक्सपेंडिचर। तो यहां पर साफ लिखा है कि बजट रिसिप्ट्स और बजट एक्सपेंडिचर क्या है। बजट रिसिप्ट्स का मतलब क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स को मिलाकर बनेगा आपका क्या? बजट रिसिप्ट्स। वेरी वेरी सिंपल। अब मेरी बात समझना बच्चों, मैं बजट रिसिप्ट्स को इन वेरी डिटेल समझाने वाला हूं। पूरा चैप्टर जो है इसी के ऊपर बेस्ड है, बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। एक बार नोट्स पे आते हैं और देखते हैं कि हम क्या इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स, इसकी बातें हम कर रहे थे। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बजट एक्सपेंडिचर की, फिर बात करेंगे बजट रिसिप्ट्स की, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सेकंड व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, इसकी बातें हम करने वाले हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ शॉर्टकट्स कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डेफिनेशन याद रखनी है और कैसे आपको हमेशा याद रखना है कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है, एग्जांपल्स क्या है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना है बच्चों। देखो बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स हो या रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट्स हो। रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या है कि ऐसे रिसिप्ट्स या ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता गवर्नमेंट की एसेट पे या गवर्नमेंट की लायबिलिटीज पे। मेरी बात समझना, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट्स हो। रेवेन्यू नेचर का मतलब ही यही है कि एसेट और लायबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है सर? इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, it refers to the expenditure which do not affect, ना लिख के which do not create any asset of the government, nor reduce any liability of the government, liability of the government।
गवर्नमेंट की ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रही है, गवर्नमेंट की ना ही कोई लायबिलिटी कम हो रही है, ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक बात पे मैं फोकस कर रहा हूं, सुनना, डू नॉट क्रिएट एनी एसेट, दूसरी चीज नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी। ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिससे ना ही गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट होती हो, ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती हो। सर ये एक्सपेंडिचर बहुत बड़े एक्सपेंडिचर नहीं है, ये छोटे मोटे एक्सपेंडिचर है। दूसरी चीज, रेवेन्यू नेचर का मतलब हो सकता है रीअकरिंग इन नेचर, फ्रीक्वेंटली, बार बार ये खर्चे होंगे, बार बार, और ये खर्चे बड़े खर्चे नहीं होंगे, छोटे खर्चे होंगे। और छोटे खर्चे होंगे, ऑब्वियस बात है, छोटे खर्चे या बार बार होने वाले खर्चे ना ही कोई एसेट क्रिएट करते हैं, ना ही कोई लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं गवर्नमेंट की। तो ऐसे खर्चों को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, गवर्नमेंट हर साल, ये बजट हर साल बनता है, तो गवर्नमेंट पेमेंट करती है। कैसी पेमेंट करती है सर? पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऐसे बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट पे करती है। ये ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो गवर्नमेंट की ना ही कोई एसेट क्रिएट कर रहे हैं, ना ही कोई लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। सर वेजेस पे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर, ठीक है, कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इस एक्सपेंडिचर से ना ही कोई एसेट क्रिएट होगी गवर्नमेंट की, और ना ही कोई लायबिलिटी कम होगी। अगर आप सोचते हो सर वेजेस गवर्नमेंट ने पे कर दे, लायबिलिटी कम होगी, बच्चों आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर होते तो मैं बोलता लायबिलिटी कम हो गई। वेजेस आउटस्टैंडिंग होते तो यहां पर गवर्नमेंट करंट ईयर के जो वेज है वो दे रही है, सिंपल, लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, उनको वेजेस दिए जा रहे हैं, सैलरी दी जा रही है। ये एक्सपेंडिचर कोई भी एसेट क्रिएट नहीं कर रहे, ना ही कोई लायबिलिटी को कम कर रहे हैं। अगर मैं बोलता कि गवर्नमेंट ने लोन लिया हुआ था कई सालों पहले, आज वो रीपे कर दिया, पेमेंट ऑफ लोन यानी रीपेमेंट ऑफ लोन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वहां पे लायबिलिटी कम हुई। तो जिन एक्सपेंडिचर से लायबिलिटी कम होगी या एसेट क्रिएट होगी, उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते, उनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो बताऊंगा आपको मैं आगे, अभी आप इसको समझो, व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो सिंपल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो ना ही कोई गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट करेंगे, ना ही कोई गवर्नमेंट की लायबिलिटी को कम करेंगे। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, बोनस भी लिख सकते हो, गवर्नमेंट पे कर रही है अगर। तो ये सारे एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पता कैसे चलेगा सर? एक बात देखनी है आपको, बस एक बात, एसेट क्रिएट हो रही है, नहीं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, नहीं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक दो बातें आपको देखनी है, उसके बाद मैं आता हूं दूसरे एक्सपेंडिचर पे, जिसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट कैपिटल एक्सपेंडिचर, सुनना बच्चों ध्यान से, it refers to it refers to the expenditure which create any asset, create any asset or reduce any liability of the government, reduce any liability of the government। गवर्नमेंट की कोई एसेट क्रिएट कर दे या गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी को कम कर दे, क्रिएट एसेट और रिड्यूस लायबिलिटी। गवर्नमेंट की या तो एसेट क्रिएट हो रही हो, या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी में रिडक्शन आ रहा हो, कम हो रही हो, उसको बोलेंगे हम कौन से एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, मैंने दो बातें बोली, या तो एसेट क्रिएट होगी या तो लायबिलिटी कम होगी। मैंने बोला गवर्नमेंट ने लोन की पेमेंट कर दी जो पहले लिए हुए थे, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। इससे क्या हुआ? इससे लायबिलिटी गवर्नमेंट की कम हो गई। बोलो यस और नो, लायबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। अगर मैंने बोला कि गवर्नमेंट ने कोई भी बिल्डिंग परचेज की है, परचेज ऑफ बिल्डिंग, या गवर्नमेंट ने कहीं पर फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, रोड्स बनाई हैं, या फिर मैं बोलता हूं कि गवर्नमेंट ने मेट्रो कोचेस परचेज किए हैं,
ठीक है, कुछ भी ऐसा परचेज किया जिससे कोई एसेट क्रिएट हो रही है या फिर लायबिलिटी कम हो रही है, ऐसे एक्सपेंडिचर्स को बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। या तो लायबिलिटी कम होनी चाहिए और या तो एसेट इंक्रीज होनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो हम बोल देंगे कि ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में और कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये फर्क है कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो एसेट क्रिएट करें वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो एसेट क्रिएट ना करें वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो लायबिलिटी को कम कर दें वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो लायबिलिटी कम ना करें वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल मैंने आपको दे दिए बच्चों। तो हमने बजट एक्सपेंडिचर वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, बजट के अंदर दो बजट थे। टोटल जो गवर्नमेंट का बजट था उसके अंदर दो बजट थे, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट के अंदर भी दो कंपोनेंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स। और कैपिटल बजट के अंदर भी दो कंपोनेंट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स। टोटल चार बातें, बहुत सिंपल सिंपल सी चार बातें हैं। मैंने आपको दो बातें तो क्लियर कर दी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैं दो बातें और क्लियर करूंगा, कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझो, डेफिनेशंस को याद रखो। सबसे पहले सर हम बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। इसके अंदर दो रिसिप्ट्स आती हैं बच्चों, एक तो टैक्स रेवेन्यू, एक तो टैक्स रेवेन्यू, दूसरी नॉन टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर दो तरह की रिसिप्ट आ सकती हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब जो टैक्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। वन इज डायरेक्ट टैक्स यानी कि डीटी, सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि आईटी, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद नॉन टैक्स के अंदर कोई कंपोनेंट्स नहीं है। तो सबसे पहले समझो रेवेन्यू रिसिप्ट्स की डेफिनेशन, उसके बाद समझो टैक्स क्या होता है, फिर समझो टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, फिर समझो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फिर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसके बाद आएंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, उसके बाद करेंगे टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, उसके बाद डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, फिर आऊंगा मैं कैपिटल रिसिप्ट पे। अब सुनना, सबसे पहले मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, मीनिंग ऑफ रेवेन्यू receipts. Sir, these are those receipts. These are those receipts which do not create any एसेट। लिखोगे या लायबिलिटी? सर एक्सपेंडिचर में लिखा था आपने एसेट, यहां लिखोगे लायबिलिटी। डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, उसके बाद नॉर रिड्यूस एनी एसेट, ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रही है और ना ही कोई एसेट को रिड्यूस कर रही है, ऐसे रिसिप्ट को बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। फिर से बच्चों, ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रही है, ना ही कोई एसेट को रिड्यूस कर रही है, उनको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और बार बार ये मिलती रहती है गवर्नमेंट को फ्रीक्वेंटली। अब अगर आपसे पूछते हैं एग्जाम्पल, तो आप एग्जाम्पल में दोगे सर गवर्नमेंट को अगर टैक्सेस मिल रहे हैं डेली बेसिस पे, क्या मिल रहे हैं? टैक्सेस। तो टैक्स जो है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स क्या होता है? टैक्स के अलावा गवर्नमेंट को पैसा कहां से मिलता है? लाइसेंस फीस है, पासपोर्ट फीस है, और उसके अलावा चलान पेनल्टी गवर्नमेंट लगाती है, वो सब रेवेन्यू रिसिप्ट्स में आता है। तो ये जो दोनों तरह के रिसिप्ट है, ये गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं कर रही। अगर मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूं तो गवर्नमेंट ने मुझे वापस कुछ देना नहीं है बदले में डायरेक्टली। ठीक है, अगर मैं चलान कटवा रहा हूं तो मेरे को वापस गवर्नमेंट ने कुछ देना नहीं है। यहां कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो रही। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट नॉर रिड्यूस एनी एसेट्स। अब मेरी बात समझना कि टैक्स रेवेन्यू को मैं कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो टैक्स रेवेन्यू, सबसे पहली बात, व्हाट इज टैक्स रेवेन्यू? बच्चों, टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट
फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ टैक्सेस, फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ टैक्सेस, जितना भी पैसा गवर्नमेंट को टैक्सेस के थ्रू मिलता है वो होता है टैक्स रेवेन्यू सोर्सिंग पे। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू तो आप क्या बोलोगे? इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन द टैक्स रेवेन्यू, फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन द टैक्स रेवेन्यू, अदर देन द टैक्स रेवेन्यू। वेरी वेरी सिंपल। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को पैसा कहां से मिलता है। सबसे पहली बात, टैक्स का मतलब क्या है? सर टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स इज लीगल कंपल्सरी पेमेंट, टैक्स इज लीगल कंपल्सरी पेमेंट, लीगल कंपल्सरी पेमेंट imposed by government, imposed by government on। सर टैक्स आपकी इनकम पे लग सकता है, टैक्स आपकी वेल्थ पे लग सकता है, टैक्स गुड्स और सर्विस पे लग सकता है, टैक्स प्रॉपर्टी पे लग सकता है, टैक्स आपके प्रॉफिट पे लग सकता है। तो टैक्स तो बहुत सारे होते हैं, but tax is legal compulsory payment imposed by a government without any direct benefit in return, without any direct benefit in return। मेरी बात समझना, बिना किसी डायरेक्ट बेनिफिट के आप टैक्स पे करते हो। समझ रहे हो? तो टैक्स को हमने डिफाइन कर दिया, टैक्स क्या होता है? लीगल कंपल्सरी पेमेंट है, आपको पे करना होता है गवर्नमेंट को विदाउट एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। अब टैक्स जो गवर्नमेंट को मिलते हैं, टैक्स रेवेन्यू का मतलब बता दिया मैंने आपको, इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ टैक्सेस। अब जो गवर्नमेंट को टैक्स से पैसा मिलता है वो मिलता है एक तो डायरेक्ट टैक्स से और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स से। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स की और इनडायरेक्ट टैक्स। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, नोट्स पे चलते हैं और समझते हैं व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहली बात हमने क्या करी? हमने सबसे पहले बोला बच्चों कि बजट रिसिप्ट के अंदर दो रिसिप्ट आती है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। इसकी बात हमने कर ली कि क्या होती है, जो ना ही गवर्नमेंट के लिए कोई लायबिलिटी क्रिएट करेंगी, ना ही गवर्नमेंट की एसेट्स को रिड्यूस करेंगी। उसके अंदर दो रिसिप्ट आ रही हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ टैक्सेस। और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम सोर्सेज अदर देन द टैक्सेस, जैसे कि लाइसेंस फीस, पासपोर्ट फीस, पेनल्टी, ये सब जो चीजें हैं इससे गवर्नमेंट को नॉन टैक्स रेवेन्यू बोल देते हैं। अब टैक्स रेवेन्यू दो तरह की है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसकी बातें करते हैं, बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है? चलो, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बच्चों डायरेक्ट टैक्स नाम से क्लियर है, ऐसे टैक्सेस जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, बीच में किसी को हम नहीं लेके आ रहे, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। आपके पेरेंट्स की इनकम पे टैक्स लगता है, आपके ऊपर टैक्स लगता है। तो अगर आप अर्न करते हैं, आपके ऊपर टैक्स लगता है, तो आप अपने इनकम के ऊपर जो टैक्स लग रहा है आप सीधा गवर्नमेंट को पे करते हैं, आईटीआर फिल करके, इनकम टैक्स रिटर्न। तो डायरेक्ट टैक्स आर दोस टैक्सेस व्हिच आर इंपोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन, किस पे? आपकी इनकम पे, आपकी वेल्थ पे, आपकी प्रॉपर्टी पे, दीज आपके कंपनी के प्रॉफिट्स पे। तो दीज आर डायरेक्ट टैक्स जो किसी और पे, इनके जो पे करने की बर्डन है आपके ऊपर ही है। आप डायरेक्ट टैक्स की पेमेंट की बर्डन को किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। इनकम टैक्स आपकी इनकम पे लगा है तो आप ही भरेंगे, आपका फ्रेंड नहीं भर सकता, ठीक है? तो डायरेक्ट टैक्स वही टैक्स है जो किसी और पे शिफ्ट नहीं हो सकते, सीधा गवर्नमेंट को आप पे करते हैं। एग्जांपल इज इनकम टैक्स, बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया। उसके बाद सुनो बच्चों, इट रेफर्स टू द टैक्स which are imposed on property and income of individuals and companies are paid directly by them to the government. The liability to pay the tax या burden to pay the tax cannot be shifted to others। ध्यान से सुनना, cannot be shifted to others। अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल आप देंगे बच्चों इसके, डायरेक्ट टैक्स के, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स। अगर आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं, पैसे आपने उधार दे रखे हैं, इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पर भी टैक्स लगेगा, आपकी इनकम है। वेल्थ टैक्स, डेथ ड्यूटी,
कैपिटल गेन टैक्स, यानी कैपिटल गेन मतलब आपको प्रॉफिट जो हो रहा है, सेल परचेज जो आप करते हो, तो इन सब पे टैक्स जो लगेगा वो आप खुद भरेंगे, किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। उसके बाद अब बात करते हैं बच्चों हम किसकी, इनडायरेक्ट टैक्सेस की। ये भी नाम से क्लियर है। Indirect taxes are those taxes which are imposed by a government on consumption and production of goods and services. Goods and services. Indirect taxes are those taxes which are imposed by government on consumption of goods and services. सबसे important बात, goods and services, not income and property. These are imposed on goods and services. अब अगर मैं बात करता हूं इनडायरेक्ट टैक्स की, तो मान लीजिए कि हमने होलसेलर से कुछ गुड्स परचेज करी, हमने उनको प्राइस पे किया, उस प्राइस के अंदर हमने टैक्स भी भर दिया और पता भी नहीं चला हमने भर दिया। प्राइस के साथ टैक्स होता है एमआरपी, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस आप देखते हो। तो वही गुड्स हमने बेची आगे किसको, कस्टमर को, तो कस्टमर ने भरा टैक्स प्राइस के साथ साथ। तो ये टैक्स शिफ्ट हो रहे हैं कस्टमर से रिटेलर को, रिटेलर से होलसेलर को, होलसेलर से मैन्युफैक्चरर को। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो गुड्स और सर्विस के कंजम्पशन प्रोडक्शन पे लगाए जा रहे हैं, ये टैक्स शिफ्ट हो सकते हैं, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते। ठीक है, तो these tax are imposed by government on consumption and production of goods and services, and these tax can be shifted to others. Example is GST, goods and services tax. GST से पहले क्या होता था, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, वाट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, बहुत सारे टैक्स होते थे। तो जीएसटी सिंगल टैक्स नाउ। तो ये टैक्स, उसके अलावा एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है आपको पता है? एंटरटेनमेंट टैक्स रेफर्स टू टैक्स ऑन मूवीज टिकट्स, शोज, सिनेमाज, इन पे जो भी लगता है वो कौन सा टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है। ये टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि ये शिफ्ट हो सकते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसके बाद अब आपको एक डिफरेंस दिया हुआ है डायरेक्ट टैक्स का और इनडायरेक्ट टैक्स का, बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात मीनिंग है, मीनिंग लिख सकते हो आप इसके अंदर कि दीज टैक्स आर इंपोज्ड ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी और डायरेक्टली पे होते हैं गवर्नमेंट को, और इनडायरेक्ट टैक्स गुड सर्विस पे, और ये टैक्स इनडायरेक्टली पे होते हैं गवर्नमेंट को। इसका इंपैक्ट बोल रहा है डायरेक्ट टैक्स आर लेवाइड ऑन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, और इनडायरेक्ट टैक्स आर लेवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर। सर व्हाट इज प्रोग्रेसिव? आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका टैक्स का परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। आपकी इनकम 5 लाख तक है, आपकी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक है, अलग टैक्स है, 10 लाख से 20 अलग टैक्स, उससे ऊपर अलग टैक्स। तो आपकी इनकम बढ़ेगी, जो टैक्सेस इनकम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ते जाएं उन्हें बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है। ठीक है, उसके बाद जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो परसेंटेज बेस पे लगते हैं। आप चाहे 1 यूनिट लो, चाहे आप 100 यूनिट्स लो, आपको जीएसटी एक फिक्स परसेंटेज से पे करना पड़ता है। तो वो टैक्स कैसा है, वो है प्रोपोर्शनल इन। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल इन नेचर होते हैं, और जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो आपके प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं। आपको बहुत ज्यादा इसको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, प्रोपोर्शनल मतलब परसेंटेज बेस पे, और ये जो है ये स्लैब्स के बेस पे, हायर द इनकम हायर द टैक्स। ठीक है बच्चों, इंडिया के अंदर हाईएस्ट स्लैब जो है वो 30% इनकम टैक्स की, तो आप बोलेंगे कि वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, हायर द इनकम हायर द टैक्स। कवरेज, डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं उनकी कवरेज कम है, क्योंकि हर बंदा टैक्स नहीं भरता, हर पर्सन अपनी इनकम पे टैक्स नहीं भरता, कुछ इनकम पे एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गरीब हो या अमीर हो वो टैक्स भरता ही भरता है, क्योंकि एमआरपी के साथ, या हम बोलते हैं प्राइस के साथ टैक्स चला जाता है, पता भी नहीं चलता। तो इनडायरेक्ट टैक्स की कवरेज जो है वो ज्यादा है, डायरेक्ट टैक्स कवरेज कम है, क्योंकि लोग इग्नोर भी करते हैं उसको पे करना। तो ये था आपका डिफरेंस डायरेक्ट टैक्स का और इनडायरेक्ट टैक्स का। बच्चों तो हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स, मेरी बात समझना, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर आपने पढ़ा कि वो रिसिप्ट हैं जो ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट करेंगी और ना ही कोई एसेट को रिड्यूस करेंगे। समझ में आ रहा है? उसके एग्जाम्पल आपने पढ़े डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स रेवेन्यू में, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में पढ़ा हमने कि वो रिसिप्ट है जो गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा अदर सोर्स से रिसीव होती है। ठीक है बच्चों, अब वो क्या है मेरी बात समझना ध्यान से। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन द टैक्सेस।
अगर गवर्नमेंट को कोई भी इनकम रिसीव हो रही है जो टैक्स से रिसीव नहीं हो रही, अदर सोर्स से मिल रही है, वो क्या है? सर गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट ने लोन दिया हुआ है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, सेविंग करी हुई है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, या प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, डिविडेंड मिल रहे हैं, लाइसेंस फीस, पासपोर्ट फीस मिल रही है, कोई कोई पेनल्टीज जो गवर्नमेंट लगाती है, चालान काटती है, उसके पैसे गवर्नमेंट को मिल रहे हैं। उसके अलावा कुछ चीजें और है जो समझाऊंगा मैं आपको, आपके लिए नहीं है, बिल्कुल न्यू है, सुनना उसको ध्यान से। सर एस्टीट, अगर कोई ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी है या थोड़ी है, ज्यादा प्रॉपर्टी है, उसका कोई नॉमिनी नहीं है, कोई लीगल हायर नहीं है, तो उसकी अगर डेथ होती है, डेथ होने के बाद प्रॉपर्टी किसी फैमिली मेंबर को ट्रांसफर होती है, फैमिली में कोई है नहीं, तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाती है, उसको बोलते हैं हम एस्टेट, ठीक है। उसके बाद गिफ्ट्स और ग्रांट्स, आपको पता ही है, इससे भी कोई एसेट रिड्यूस नहीं होगी, ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी, गवर्नमेंट को भी गिफ्ट मिल रहे हैं, ग्रांट्स मिल रहे हैं। ग्रांट्स क्या होते हैं? ग्रांट्स इज फाइनेंशियल हेल्प। लोन्स क्या होता है? लोन्स और ग्रांट्स में इतना ही फर्क है कि लोन आपने लिया है, आपको पे करना पड़ेगा, ग्रांट्स आपको मिले, आपको पे नहीं करने, वो हेल्प है। तो ये है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, क्योंकि इनमें कोई लायबिलिटी क्रिएट गवर्नमेंट की नहीं हो रही, ना ही कोई एसेट रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट इज फोर फीचर। फोर फीचर क्या होता है बच्चों? फोर फीचर रेफर्स टू लूजिंग ऑफ राइट और लूजिंग ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंपनसेशन। दिस इज डन बाय द गवर्नमेंट। ये कब होता है? जब कोई भी पर्सन किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इंडल्ज है, ये गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं पूरी कर पा रहा है, तो गवर्नमेंट कैन फोरफिट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन। दिस इज कॉल्ड फोरफीचर। हिंदी में बोलते हैं इसको जब्त कर लेना। तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जब्त कर सकती है अगर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन पर्सन पूरी नहीं कर पाता गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट कैन फोरफिट दैट प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों स्पेशल असेसमेंट। ये क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा जब भी गवर्नमेंट आसपास के एरियाज में कुछ इंप्रूवमेंट्स करती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करती है, मान लो गवर्नमेंट ने किसी रोड के ऊपर क्या किया, फ्लाईओवर बना है, या फिर कोई सीवेज फैसिलिटी बहुत बढ़िया बना दी, या कोई भी ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करी जिससे पब्लिक को बेनिफिट होता है। अब जिस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से पब्लिक को बेनिफिट हो रहा है या उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट उनसे कुछ एक स्पेशल सम चार्ज करती है, उसे बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। दिस इज कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट, नॉट टैक्स। स्पेशल असेसमेंट टैक्स अलग होते हैं। तो यहाँ पे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो हम टैक्सेस की बात नहीं करेंगे। ये सारे एग्जाम्पल जो है बच्चों, इनमें से कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट कर दे या गवर्नमेंट की एसेट रिड्यूस कर दे। मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा एक बार। इंटरेस्ट आपको पता है बच्चों क्या होता है, गवर्नमेंट को मिल रहा है इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट डिविडेंड मिल रहे हैं शेयर्स पे। उसके अलावा गवर्नमेंट को फीस मिल रही है जो हम लोग पे करते हैं, लाइसेंस फीस हो गया, पासपोर्ट फीस हो गया। यहाँ लाइसेंस फीस अलग बना हुआ है तो फीस के अंदर बाकी वाली फीस आ गई। उसके बाद फाइन्स एंड पेनल्टीज, देखो आप लोग चालान भरते हो है ना, उसे बोलते हैं फाइन्स एंड पेनल्टीज। उसके अलावा गवर्नमेंट को मिलता है एस्टीट। एस्टीट क्या होता है? मैंने बताया जब किसी का लीगल नॉमिनी नहीं है प्रॉपर्टी का और उसकी विल भी नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाती है, उसे बोलते हैं एस्टीट। उसके बाद गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। गिफ्ट्स आप लोगों को पता ही है क्या होता है। ग्रांट्स मतलब फाइनेंशियल हेल्प कोई कंट्री दे रही है हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को, तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को जब वो ग्रांट्स मिलते हैं वो आपको रीपे नहीं करने होते हैं, इसलिए बोल रहे हैं हम नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स हम बोल रहे हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स में कभी भी गवर्नमेंट को फ्यूचर में लायबिलिटी पे नहीं करनी होती। वो अमाउंट जो नॉन टैक्स रेवेन्यू में मिल रहा है गवर्नमेंट को या रेवेन्यू रिसिप्ट्स के थ्रू जो भी अमाउंट मिल रहा है वो गवर्नमेंट को वापस रीपे नहीं करना होता। क्वेश्चन बनता है कि क्या रेवेन्यू रिसिप्ट्स में गवर्नमेंट को अमाउंट वापस देना होता है? तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। कैपिटल रिसिप्ट जो है वो लायबिलिटी क्रिएट करती है, रेवेन्यू रिसिप्ट कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर नॉन टैक्स रेवेन्यू वाला पोर्शन। इससे पहले हम लोगों ने क्या कर लिया? इससे पहले हमने टैक्स रेवेन्यू कंप्लीट कर लिया, डिफरेंस भी पढ़ लिया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो बच्चों टैक्स रेवेन्यू क्या था? टैक्स रेवेन्यू था इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ टैक्सेस। अब वो थे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या थे? व्हिच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स, दीज आर डायरेक्टली पेड बाय द पर्सन टू द गवर्नमेंट। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स क्या थे? जो टैक्स इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे होते हैं एंड दे कैन बी शिफ्टेड टू अदर्स। फॉर एग्जांपल टैक्स शिफ्ट होता चला जाता है मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को, होलसेलर से रिटेलर को, रिटेलर से कस्टमर को, तो एंड में कस्टमर आके पे करता है, तो ये टैक्स शिफ्ट होता जा रहा है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स शिफ्ट नहीं होते, तो हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो हमेशा इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे होते हैं।
ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं गुड्स और सर्विस के कंजम्पशन पे या फिर प्रोडक्शन पे। और डायरेक्ट टैक्स किस पे लगते हैं सर? इनकम पे, प्रॉपर्टी पे, वेल्थ पे, किसी भी इंडिविजुअल की या फिर कॉर्पोरेशंस की। तो ये बहुत सिंपल था। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में ये डिफरेंस है कि रेवेन्यू रिसिप्ट कभी भी कोई लायबिलिटी गवर्नमेंट के लिए क्रिएट नहीं करेंगे, और कैपिटल रिसिप्ट पक्की बात है कि लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। पढ़ेंगे उसको हम कि क्या होता है। तो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट में एक और डिफरेंस है कि रेवेन्यू रिसिप्ट कोई भी एसेट रिड्यूस नहीं करती गवर्नमेंट की, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट गवर्नमेंट की एसेट भी रिड्यूस कर सकती हैं। एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको कि क्या होता है कैपिटल रिसिप्ट। ध्यान से सुनेंगे बच्चों। कैपिटल रिसिप्ट्स, एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी भी कैपिटल नेचर के आइटम की बात हो रही हो, जब भी किसी कैपिटल नेचर के आइटम की बात हो रही हो, तो पक्की बात है वो कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा, वो क्रिएट करेगा। अब सर पहले क्या लिखूं, एसेट या लायबिलिटी? बच्चों जब भी रिसिप्ट की बात हो रही हो ना, तो सबसे पहले आप लायबिलिटी की बात करें, और जब भी एक्सपेंडिचर की बात हो रही हो तो सबसे पहले आप एसेट की बात करें। बहुत सिंपल है। और कैपिटल तो करता ही क्रिएट है, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रिएट, दैट्स इट। रेवेन्यू नेचर के आइटम जो फ्रीक्वेंट इन नेचर होते हैं, रीअकरिंग इन नेचर होते हैं, वो कभी भी कुछ क्रिएट नहीं करेंगे, कुछ रिड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल रिसिप्ट कौन से रिसिप्ट है? दीज आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच क्रिएट एन एसेट, सॉरी क्रिएट लायबिलिटी, which create liability और रिड्यूस एसेट। या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी क्रिएट कर देंगी या गवर्नमेंट की एसेट को रिड्यूस भी कर सकती हैं। मेरी बात समझना बच्चों, देखो साफ साफ लिखा है, these are those receipts which either create liability or reduce the asset of the government। सोचना, गवर्नमेंट को पैसा मिला, कहीं से भी मिला, लेकिन वो पैसा वापस करना है। गवर्नमेंट को पैसा मिला लेकिन वो पैसा वापस करना है। अब जो पैसा वापस करना है वो तो लायबिलिटी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहीं से भी, किसी भी कंट्री से, आरबीआई से या वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से कहीं से भी बोरोविंग्स करती है, लोन लेती है, तो लोन तो वापस करना है ना सर। तो बोरोविंग्स आर नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट्स बिकॉज बोरोविंग्स क्रिएट लायबिलिटी, देयरफॉर वी से कि बोरोविंग्स आर कैपिटल रिसिप्ट नॉट रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो बोरोविंग्स जो हैं वो हमेशा गवर्नमेंट की लायबिलिटी को क्रिएट करेंगी, लायबिलिटी को क्रिएट करेंगी, इसलिए है कैपिटल रिसिप्ट। रीजन देना पड़ता है बच्चों आपको, यहां पे एसेट रिड्यूस नहीं हुई। देखो बच्चों, या तो लायबिलिटी क्रिएट होगी या एसेट रिड्यूस होगी, दोनों काम नहीं हो सकते। अब देखो एग्जांपल देता हूं आपको, डिस इन्वेस्टमेंट। आपको याद है इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट में जब भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं कुछ एसेट को क्रिएट करने के लिए, करेक्ट। अब डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब कोई भी एसेट को, कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को गवर्नमेंट प्राइवेट को बेच देती है, आपने पढ़ा वो डिस इन्वेस्टमेंट होता है, ऐसे ही पढ़ा आप लोगों ने। तो डिस इन्वेस्टमेंट मींस सेल ऑफ एन एसेट बाय द गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। अब एसेट बेच दी, सर पैसे तो आएंगे, फ्री में तो नहीं बेची, पैसे आएंगे लेकिन आपकी एसेट चली जाएगी। तो ऐसी रिसिप्ट जिससे आपकी एसेट कम हो जाए वो कैपिटल रिसिप्ट है। सर या तो लायबिलिटी बढ़ जाए या तो एसेट कम हो जाए, दोनों ही केस में वो कैपिटल रिसिप्ट है। तो कैपिटल assets are those assets which either create a liability or reduce an asset of the government। Simple, borrowing से liability create होती है, this investment से asset reduce हो जाती है। अब मेरी बात सुनना, कुछ एग्जांपल मेरे पास और हैं। फॉर एग्जांपल रिकवरी ऑफ लोन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, रिकवरी ऑफ लोन्स। मान लीजिए बच्चों, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, ठीक है, दिया था। जब लोन दिया था, लोन किसने दिया? गवर्नमेंट ने। किसको दिया? मान लो किसी प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने लोन दिया, करेक्ट। अब वो लोन जो दिया, अब गवर्नमेंट के लिए वो लोन अभी एसेट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लोन दिया बच्चों, लिया नहीं है। अगर लोन किसी को दिया है तो मेरी एसेट है, वो मेरे डेटर्स है जिनको मैंने लोन दिया। अब वो मुझे लोन देंगे भी वापस। अब क्या हुआ कि लोन रिकवर हो गया। अब क्या हुआ? लोन रिकवर हो गया। बच्चा जब लोन रिकवर होगा तो जो आपकी एसेट थी, जो आपकी एसेट थी, अब तो वो नहीं रही, क्योंकि लोन रिकवर हो गया। तो आपकी एसेट कम हुई कि नहीं हुई? अब लोन रिकवर हुआ तो रिसिप्ट आई, रिसिप्ट तो आ गई, लेकिन आपकी एसेट, जिसे आप पहले एसेट बोल रहे थे कि मैंने लोन दिया है, मेरी एसेट है, मेरा पैसा है, तो
अब तो वो लोन रिकवर हो गया, अब कौन सी एसेट है, अब तो रिकवर हो गया लोन। तो जब लोन रिकवर होता है तो पैसे तो आते हैं, लेकिन जो आपके पहले डेटर्स थे अब वो रिड्यूस हो गए, आपकी एसेट कम हो गई, इसलिए हम बोलते हैं रिकवरी ऑफ लोन इज कैपिटल रिसिप्ट बिकॉज इट रिड्यूस एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो रिकवरी ऑफ लोन से भी क्या होता है, एसेट रिड्यूस होती है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये कैपिटल रिसिप्ट है। बहुत सिंपल, समझ में आया बच्चों। उसके बाद अब मेरी बात समझना, व्हाट इज स्मॉल सेविंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है स्मॉल सेविंग्स। देखो बच्चों, गवर्नमेंट अपनी काफी सारी स्कीम्स लॉन्च करती है कि लोग पैसा सेव करें। फॉर एग्जांपल पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम आपने सुना होगा, किसान विकास पत्र स्कीम आपने सुना होगा, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम आपने सुना होगा, इस तरह से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम्स भी होती है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसके अंदर गवर्नमेंट पैसा लोगों का सेव करवाती है, लोगों की सेविंग हैबिट बढ़ जाए, एक तरह से उनका पैसा सेव हो जाए। तो जो पैसा लोगों ने गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम में डाला है, क्या गवर्नमेंट को वापस नहीं करना सर? बिल्कुल करना है, गवर्नमेंट को वो पैसा वापस करना है। अगर गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है लोगों से, अभी इसे गवर्नमेंट यूज कर रही है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को पैसा वापस भी करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। तो अभी गवर्नमेंट काम चला रही है उस पैसे से, ठीक है, प्रॉफिट कमा रही है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा पब्लिक को। तो गवर्नमेंट ने जो लोगों का पैसा लिया है, गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम्स निकाली हुई है स्मॉल सेविंग्स करने के लिए, तो उन स्कीम्स को देखकर लोग पैसा डालते हैं कि हाँ फायदा मिलेगा, तो लोग पैसा डालते हैं, वो पैसा गवर्नमेंट को वापस फ्यूचर में करना है। देयरफॉर स्मॉल सेविंग इज कैपिटल से, क्योंकि ये लायबिलिटी गवर्नमेंट की क्रिएट कर देती है, सिंपल। तो स्मॉल सेविंग के अंदर क्या क्या आता है बच्चों, पोस्ट ऑफिस की स्कीम, प्रोविडेंट फंड स्कीम, किसान विकास पत्र स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, इनके थ्रू लोग सेविंग कर सकते हैं और ये पैसा गवर्नमेंट वापस देती है, ठीक है, और लोगों को फायदा ही होता है, नुकसान नहीं है। तो बोरोविंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग्स, दीज आर कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी केस में एसेट रिड्यूस हो रही है, किसी केस में लायबिलिटी बढ़ रही है, तो इसे बोलते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट। अब देखो बच्चों, डिफरेंस दिया हुआ है कैपिटल रिसिप्ट में और रेवेन्यू रिसिप्ट में, बहुत सिंपल। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या था, रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट थी जिसमें कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती गवर्नमेंट की और एसेट भी रिड्यूस नहीं होती। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जहां पे लायबिलिटी भी क्रिएट हो सकती है और एसेट भी रिड्यूस हो सकती है। रेवेन्यू रिसिप्ट आर, हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंटली बार बार मिलती है तो रीअकरिंग इन नेचर। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर रेगुलर और रीअकरिंग इन नेचर, और जो कैपिटल रिसिप्ट है वो इरेगुलर है और नॉन रिकरिंग इन नेचर। उसके बाद फ्यूचर ऑब्लिगेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रेवेन्यू रिसिप्ट में कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन है कि पैसा वापस देना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। सर रेवेन्यू रिसिप्ट में पढ़ा आपने टैक्सेस, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं, क्या वापस देने होते हैं? नहीं। गवर्नमेंट को फीस, फाइन, पेनल्टी, चालान मिल रहा है, वापस देना होता है? नहीं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में कोई भी फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है अमाउंट को पे करनी। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में गवर्नमेंट बोरिंग से पैसा ले रही है, गवर्नमेंट ने एसेट बेच दी तो एसेट कम हो गई, पर हम बात करें फ्यूचर ऑब्लिगेशन की तो बोरोविंग्स तो वापस देनी है ना, तो फ्यूचर ऑब्लिगेशन यहां पर है अलोंग विद इंटरेस्ट। मैंने बोला आपको स्मॉल सेविंग्स, लोग पैसा डाल रहे हैं प्रोविडेंट फंड में, पीएफ में, या फिर हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में, तो गवर्नमेंट को पैसा वापस करना है लोगों को विद इंटरेस्ट, ठीक है। एग्जांपल आपको पता है, रेवेन्यू रिसिप्ट के दो कंपोनेंट है सर, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैपिटल रिसिप्ट में आपने पढ़ा बोरोविंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग्स और रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये कौन से रिसिप्ट है? रिकवरी ऑफ लोन। रिकवर का मतलब क्या होता है कि लोन आपका जो है वो रिकवर हो गया, और जब लोन रिकवर हो गया तो आपने जब लोन दिया था तब वो आपकी एसेट थी, अब वो एसेट नहीं रही, तो रिकवरी ऑफ लोन से एसेट रिड्यूस होती है, इसलिए बोलते हैं वो कैपिटल रिसिप्ट है। आपको पता कैसे चलेगा? आपको एग्जांपल दिया होगा, आपको पता कैसे चलेगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट है कैपिटल रिसिप्ट है? आपको ये देखना है सर कि क्या कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। अगर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है तो ये कैपिटल रिसिप्ट। क्या कोई एसेट रिड्यूस हो रही है? अगर एसेट रिड्यूस हो रही है तो भी ये कैपिटल रिसिप्ट। सर एक्सपेंडिचर की बात बता दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पता कैसे चलेगा? अगर कोई एसेट क्रिएट हो रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर कोई लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सिंपल। तो इस तरह से हमने चैप्टर में अब तक 4 कंपोनेंट पढ़े मेन में। मैं आपको वो चार्ट फिर से दिखाता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट के थ्रू ही आपको चैप्टर समझ में आता है बच्चों।
हमने पढ़ लिया कि बजट रिसिप्ट क्या होती है सर, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट इज इक्वल टू बजट रिसिप्ट, करेक्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैपिटल रिसिप्ट में क्या आता है, पढ़ लिया हमने, बोरिंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स किसके पार्ट है, टैक्स रेवेन्यू के पार्ट है। तो टैक्स और टैक्स रेवेन्यू में क्या फर्क है, टैक्स तो था लीगल कंपल्सरी पेमेंट imposed by the government on income, property, goods और सर्विस के कंजम्पशन, प्रोडक्शन। और टैक्स रेवेन्यू क्या है, टैक्स रेवेन्यू है इनकम ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ टैक्सेस, दोनों में फर्क है बच्चों, ठीक है। अच्छा एक और चीज, डायरेक्ट टैक्स का नेचर कैसा है, प्रोग्रेसिव इन नेचर, इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर कैसा है, हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल इन नेचर, परसेंटेज बेस पे, 18% जीएसटी जाओ कितना दे लो, तो ये परसेंटेज बेस पे है, समझ में आ रहा है। इनकम टैक्स की स्लैब्स बनी हुई है, इसमें कोई स्लैब्स नहीं है, इसमें स्लैब्स तो है बट आप कुछ भी, जैसे हम बोलते हैं ना जीएसटी की स्लैब्स तो है, 5% भी 18% भी है, लेकिन हम बोलते हैं कि एक फिक्स परसेंटेज से ही लगता है, सामान कितना भी लो, जिस पे जितना है उतना ही लगेगा, है ना। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में हम बात करते हैं उन रिसिप्ट की जिससे, जो टैक्स के थ्रू नहीं आती है, और एग्जाम्पल हमने पढ़े इसके अंदर, फीस, फाइन, चालान, पेनल्टी, एसटी, स्पेशल असेसमेंट, ये सब 4 फीचर, इनको ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकते हैं इनके ऊपर। तो बजट के अंदर 2 कंपोनेंट थे, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। हमने रेवेन्यू बजट भी पढ़ लिया, क्या होता है, जो रिकॉर्ड करता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये क्या होती है, एग्जांपल के साथ हमने पढ़ ली। फिर हमने पढ़ा कैपिटल बजट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट, इसके बारे में पढ़ लिया क्या होता है विद एग्जांपल्स। अब मैं आता हूं चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे, चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे सुनना। देखो बच्चों, बजट एक्सपेंडिचर हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया, एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या लिखा है। बजट एक्सपेंडिचर, सर बजट के अंदर 2 एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, बहुत सिंपल। रेवेन्यू और कैपिटल में आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बहुत आसान तरीके से डिफरेंस बताया कि जहां भी कैपिटल लिखा हो बच्चा, जहां भी कैपिटल लिखा हो, पक्का कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा। अब क्या क्रिएट करेगा सर, पहले एसेट लिखूं लायबिलिटी लिखूं, मुझे क्या पता। बच्चों जब भी बात एक्सपेंडिचर की हो, मेरी बात समझना ध्यान से, मैं बहुत सिंपल बहुत आसान कीवर्ड बता रहा हूं आपको, जब भी बात एक्सपेंडिचर की हो तो सबसे पहले आप एसेट की बात करें, बाद में लायबिलिटी की बात करें। सर आपको ये याद है ना कि एसेट की बात करनी है, पहले लायबिलिटी बाद में आए तो ऑब्वियस है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, सुनना, कैपिटल मतलब क्रिएट, समझ में आ रहा है, एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा एक्सपेंडिचर है, नॉन रिकरिंग इन नेचर है, और कुछ ना कुछ एसेट क्रिएट करेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए या तो एसेट क्रिएट करेगा या गवर्नमेंट की लायबिलिटी को रिड्यूस करने में मदद करेगा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर गवर्नमेंट ने परचेज ऑफ बिल्डिंग किया, गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर किया, गवर्नमेंट ने मेट्रो के कोचेस परचेज किए, मैंने बताया आपको अभी एग्जांपल थोड़ी देर पहले। तो यहां पर गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट हो रही है। अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन को रीपे किया, रिकवरी नहीं बोल रहा मैं, लोन को रीपे किया, अगर गवर्नमेंट ने लोन्स रीपे किए हैं तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम हो गई, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इस तरह से आपको पता लगाना है, बहुत सिंपल है, कंफ्यूजन कोई भी नहीं है यहाँ पे। अगर एसेट क्रिएट हो रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट क्रिएट नहीं हो रही और आपकी लायबिलिटी भी कम नहीं हो रही तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। फॉर एग्जांपल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच डू नॉट क्रिएट एनी एसेट। रेवेन्यू का मतलब यही होता है जो कुछ क्रिएट नहीं करेगा, नथिंग, डू नॉट क्रिएट, डू नॉट क्रिएट। क्या बात हो रही है एक्सपेंडिचर की तो पहले एसेट की बात करूंगा मैं, अगर बात हो रही होती रिसिप्ट की तो पहले लायबिलिटी की बात करता हूं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच डू नॉट क्रिएट एनी एसेट नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट वेजेस पे कर रही है, सैलरी पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, बोनस पे कर रही है, कमीशन पे कर रही है, ये ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो कोई भी गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट नहीं करते, ना गवर्नमेंट की लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, ये रिकरिंग इन नेचर होते हैं और कुछ भी एसेट क्रिएट नहीं करते, ना कोई लायबिलिटी कम करते हैं। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, गवर्नमेंट जो भी पेमेंट करती है किस चीज की, सैलरी की, पेंशन की, इंटरेस्ट की, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, डिफेंस में कुछ खर्चा करती है छोटा मोटा। देखो बच्चों, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बात है ही ऐसी, सर
डिफेंस एक्सपेंडिचर आपसे पूछ लिया, डिफेंस एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर है? तो अब डिफेंस में तो मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, टैंक बना दिया, टैंक पे खर्चा हो रहा है, या राइफल्स गन्स मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, वॉर के इक्विपमेंट्स, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट क्रिएट होगी। लेकिन डिफेंस सर्विस में जो खर्चा होता है, उनकी सैलरी है, कुछ वेजेस है, जो भी है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यहाँ सर्विसेज लिखा है, ध्यान देना। और डिफेंस एक्सपेंडिचर जो होगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज है, ग्रांट्स हैं, ये कभी भी कोई एसेट क्रिएट नहीं करेंगे, ना कोई लायबिलिटी को कम करेंगे बच्चा। तो बजट एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो बहुत ही आसान है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अपने आप समझ में आता है जब आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकरिंग इन नेचर है, बड़ा खर्चा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल मतलब क्रिएट, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रिएट। कैपिटल हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा। सर एक्सपेंडिचर की बात पहले हो रही है तो मैं पहले एसेट की बात करूंगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट कर दे या तो लायबिलिटी कम कर दे। देखो, विच क्रिएट एन एसेट और रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मैं एग्जांपल देता हूं, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया, लोन टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। अब किसी को लोन दिया, खर्चा तो हो गया भाई, 10 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने लोन दिया, खर्चा तो हो गया, लेकिन वो गवर्नमेंट ने लोन दिया, वापस मिलेगा, आपकी एसेट क्रिएट हो गई, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग, रोड्स, फ्लाईओवर्स, फैक्ट्रीज, परचेज ऑफ मशीनरी, रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग्स भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि आप लोन रीपे कर रहे हो। अगर लोन रीपे कर रहे हो तो खर्चा तो हुआ, लेकिन आपकी लायबिलिटी कम हो गई, और जिससे लायबिलिटी कम होती है वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। जिससे लायबिलिटी क्रिएट होती है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब आते हैं डिफरेंस पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के डिफरेंस पे। तो डिफरेंस में सबसे पहले मीनिंग है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कोई एसेट क्रिएट नहीं करेगा, कोई लायबिलिटी रिड्यूस नहीं करेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो एसेट भी क्रिएट कर सकता है और लायबिलिटी को भी कम कर सकता है। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनका पर्पस होता है नॉर्मल रूटीन बेस पे जो चल रहा है गवर्नमेंट का सर्विसेज, उनको कंटिन्यू करना। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस होता है कोई एसेट को एक्वाइज करना, खरीदना, या फिर लोन ग्रांट करना, ये सब। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो नेचर है वो रिकरिंग इन नेचर है, बार बार होते हैं, फ्रीक्वेंटली होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं, ठीक है। एग्जांपल आपके सामने है, सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में रीपेमेंट ऑफ लोन्स और एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, ठीक है। ये आपका डिफरेंस हो गया। अब डिफरेंस के बाद हमारा टॉपिक शुरू होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, डेफिसिट। बजट में डेफिसिट। सर डेफिसिट नाम आपने बहुत बार सुना होगा। डेफिसिट मतलब शॉर्टेज, कमी। गवर्नमेंट के बजट में शॉर्टेज कब आती है? देखो, बजट रिकॉर्ड क्या करता है? बजट रिकॉर्ड करता है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, आपने पढ़ा मीनिंग में, और टोटल एंटीसिपेटेड रिसिप्ट्स जो आने वाली है। अब सोचना बच्चों, अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, जो टोटल एक्सपेंडिचर होने वाला है एस्टिमेटेड, वो ज्यादा हो गया, लेकिन रिसिप्ट उतनी आनी नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? हमारे बजट में डेफिसिट हो गया, शॉर्टेज हो गई। तो व्हेन गवर्नमेंट टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर are more than the government total anticipated receipts is called budget deficit. Very simple. सुनना ध्यान से. Budget deficit is defined as excess of expenditure over the receipts. When government spend more than it collects, जितना गवर्नमेंट के पास पैसा आया, चाहे टैक्सेस से आया, चाहे नॉन टैक्स से आया, चाहे कैपिटल से आया, उससे ज्यादा गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया। लो भैया, आपकी डेवलपमेंट पहले जरूरी है, हम खर्च कर देते हैं, उसे बोलते हैं बजटरी डेफिसिट या बजट डेफिसिट। अब हम पढ़ेंगे बजट डेफिसिट के 3 टाइप्स डिटेल में, ध्यान से सुनना, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे, और इसी टॉपिक में से आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो फॉर्मूले बनेंगे, ध्यान से देखना है, पूरा ध्यान इस टॉपिक में रखना है आपको। अब मैं शुरू कर रहा हूं बजट डेफिसिट के 3 टाइप्स। बच्चों, सबसे पहला टाइप हमारे पास आता है रेवेन्यू डेफिसिट। बजट डेफिसिट के अंदर टोटल आप पढ़ेंगे 3 तरह के डेफिसिट। सबसे पहला रेवेन्यू डेफिसिट,
दूसरा फिस्कल डेफिसिट, तीसरा प्राइमरी डेफिसिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको तीनों डेफिसिट्स को बहुत ही ध्यान से सुनना है बच्चों, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। करेक्ट, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, तीन डेफिसिट्स हम पढ़ेंगे। ये तीनों किसके टाइप्स हैं बच्चों? बजट डेफिसिट के। बजट डेफिसिट क्या होता है आपको मैंने बता दिया, जब गवर्नमेंट का टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट खर्च करती है वो ज्यादा बन रहा है, जितनी गवर्नमेंट को रेवेन्यू आ रही है उससे भी ज्यादा बन रहा है। तो यहां पे बजट में क्या हो जाएगी? शॉर्टेज। अब उस शॉर्टेज को पूरा कैसे किया जाएगा, दूर कैसे किया जाएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। पहले आप पढ़ लेते हैं कि बजट डेफिसिट के अंदर तीन डेफिसिट जो है वो क्या है, उनका मतलब क्या है। सबसे पहला रेवेन्यू डेफिसिट। सर आपने बजट में कंपोनेंट्स पढ़े, बजट के कंपोनेंट्स में दो कंपोनेंट्स पढ़े, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट क्या था? जो रिकॉर्ड कर रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है आपने पढ़ लिया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है वो भी आपने पढ़ लिया। सर अगर अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए गवर्नमेंट के रिसिप्ट से, बच्चों गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा किससे हो गया? रेवेन्यू रिसिप्ट से। जो रोज डेली बेसिस पे रेगुलर बेस पे होने वाले एक्सपेंडिचर्स हैं वो गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और जो रेगुलर बेस पे आने वाले रिसिप्ट्स है वो बहुत कम आ रही है। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू बजट में हो जाएगा डेफिसिट। उसको मैं बजट डेफिसिट नहीं बोलूंगा, उसको बोलूंगा रेवेन्यू डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट के अंदर सबसे पहला डेफिसिट कौन सा है? रेवेन्यू डेफिसिट, जो किसके अंदर होता है? रेवेन्यू बजट के अंदर होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का एक फॉर्मूला बन गया मेरे पास कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। मतलब सर रेवेन्यू डेफिसिट था क्या? रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट के ज्यादा हो गए रेवेन्यू रिसिप्ट से, हमने बोल दिया रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला बना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। देखो ध्यान से, यहां पे आपको रेवेन्यू डेफिसिट की डेफिनेशन लिखी है, रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या शो करता है? रेवेन्यू डेफिसिट ये शो करता है कि भैया आपके रोज के जो खर्चे हैं बहुत ज्यादा हो रहे हैं और जो इनकम है वो आ नहीं रही है, तो आप अपने अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, जो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं है, मतलब कि जो आप किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए नहीं कर रहे हो, जैसे लॉ पे, डिफेंस पे, इन पे जो खर्चा हो रहा है, अभी अगर वॉर नहीं हो रहा है कंट्री के अंदर तो आप डिफेंस पे खर्चा भी थोड़ा सा कम कर सकते हो, ऐसा कहा जाता है। तो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को रोक दो, प्रोडक्टिव करते रहो, तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट कम हो सकता है। और अपनी रेवेन्यू रिसिप्ट्स को बढ़ाओ, हो सके तो टैक्सेस बढ़ा दो, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है ना, नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ा दो, चालान 100 का होता है उसे 1000 का कर दो। हाँ, तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या सिग्निफाई करता है कि गवर्नमेंट की अपनी रेवेन्यू जो है वो इनसफिशिएंट है एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए। तो अगर गवर्नमेंट को चीजें ठीक करनी है तो गवर्नमेंट को अपने अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा और रिसिप्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा थ्रू टैक्स और नॉन टैक्स। अब अगर आपसे पूछते हैं कि हाउ टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट, या गवर्नमेंट कैसे अपने रेवेन्यू डेफिसिट को करेक्ट करती है, तो हम बोलते हैं सर या तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट अपनी एसेट्स को बेच सकती है, उससे पूरा नहीं हो रहा तो अपनी सेविंग्स को निकाल सकती है, जो पहले सेव कर रखा है पैसा, डिस सेविंग्स बोलते हैं उसको, उससे भी नहीं हो रहा तो आप फिर बोरिंग करो, उधार लो आगे से दूसरी कंट्री से या वर्ल्ड बैंक से। तो ये चीजें हो जाती हैं। तो कोई भी डेफिसिट हो, बोरोइंग रिक्वायरमेंट चाहे थोड़ी चाहे ज्यादा लेकर तो आता ही है, बट रेवेन्यू डेफिसिट को हम बोरोइंग के बराबर नहीं बोल सकते, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट पूरा हो सकता है डिसइन्वेस्टमेंट से, डिस सेविंग से, उसके बाद जाके लोन की जरूरत पड़ सकती है। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है, जो बड़ा डेफिसिट नहीं है बट ज्यादा बड़ा जो डेफिसिट है जो कंट्री की ग्रोथ रेट को इफेक्ट कर सकता है, वो है फिस्कल डेफिसिट, जो हम पढ़ेंगे अब आने वाला डेफिसिट। तो सबसे पहला कौन सा था बच्चों? रेवेन्यू डेफिसिट। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया उसे ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आते हैं हम दूसरे डेफिसिट पे, जो है फिस्कल डेफिसिट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो इस टॉपिक को तो आप स्किप नहीं कर सकते, और कम से कम 2 से 4 बार आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। और जब भी ये चैप्टर आप पढ़ोगे बजट, तो इसमें आपको फिस्कल डेफिसिट को बार बार पढ़ना है बच्चों, ठीक है।
अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? बच्चों मैं आपको दो चीजों में डिफरेंशिएट करता हूं। सबसे पहला बजट डेफिसिट और दूसरा फिस्कल डेफिसिट। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, एक छोटे से डिफरेंस की वजह से दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बच्चों बजट डेफिसिट क्या था? जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसिप्ट से कम। अब मैं बोल रहा हूं कि फिस्कल डेफिसिट क्या है? सेम, गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसिप्ट से, लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। क्या बोला मैंने? एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। इस वर्ड का ना बहुत बड़ा मतलब है। ये वर्ड यहां लग जाने से, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, सिर्फ दो शब्द यहां लग जाने से पूरा मीनिंग बदल जाता है। मेरी बात सुनना बच्चों। अब मैं बोलता हूं कि बजट डेफिसिट जो था वो क्या था? आपने लिखा सर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट इज इक्वल्स टू बजट डेफिसिट, करेक्ट है ना? लेकिन ध्यान से देखो, इस बजट डेफिसिट के अंदर जो मैंने टोटल रिसिप्ट लिखा है, इसके अंदर सारी रिसिप्ट हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट भी हैं, कैपिटल रिसिप्ट भी है। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर एक होती है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, जिससे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही। मेरी बात समझ रहे हो? जिससे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, कोई उधार क्रिएट नहीं हो रही। एक होती है डेट क्रिएटिंग, जिसे बोलते हैं बोरिंग्स, जो डेट क्रिएट करती हैं, कर्ज चढ़ा देती हैं कंट्री के ऊपर। बोरिंग्स को बोलते हैं हम डेट क्रिएटिंग कैपिटल। बच्चों बजट डेफिसिट के अंदर हम दोनों ही रिसिप्ट लेके चल रहे हैं, डेट क्रिएटिंग भी और नॉन डेट क्रिएटिंग भी। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मैं आता हूं फिस्कल डेफिसिट पे, अगर मैं आता हूं फिस्कल डेफिसिट पे, तो फिस्कल डेफिसिट क्या बोलता है कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल रिसिप्ट में। मान लिया टोटल एक्सपेंडिचर में से आप माइनस कर रहे हो टोटल रिसिप्ट को, लेकिन एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। मतलब आपको अगर फिस्कल डेफिसिट फाइंड आउट करना है तो आप इस बोरोविंग्स को मत लो। क्यों मत लो भाई? अगर आपको अपनी कंट्री की पोजीशन क्या है इस टाइम, आपकी कंट्री कहां लाई करती है, कितने कर्ज में, कितना आपके पास अपना खुद का पैसा है, कितने ऐसे रिसिप्ट हैं आपके पास जिससे अपने आप एक्सपेंडिचर पूरे कर सकते हो बिना लोन लिए। मेरी बात समझ रहे हो? बिना लोन लिए। एक ऐसा इंसान भी होता है जो बहुत पैसे हैं उसके पास, लेकिन उसको सारे पैसे वो पब्लिक को वापस लौटाने हैं, वो कर्ज में है, वो लोन के पैसे पे जिंदगी जी रहा है। एक ऐसा बंदा है जो बहुत नॉर्मल लाइफ जीता है, लेकिन सारे पैसे खुद के हैं, कोई कर्ज नहीं है सर के ऊपर। देखो बच्चों, बोरोविंग्स को हटा दो, बोरोविंग्स को हटा दो। अब क्या पता लगता है कि आपके पास अपनी खुद की रिसिप्ट कितनी है कि आप अपने एक्सपेंडिचर पूरे कर सको। अगर आप दूसरी कंट्री से बोरोइंग करके खर्चे पूरे कर रहे हो तो आप तो कर्ज में हो। आपकी ग्रोथ उतनी नहीं है जो होनी चाहिए, वो ग्रोथ एक्चुअल नहीं है। तो कंट्री क्या बोलती है कि आपका एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो, वो आपके रिसिप्ट में से पूरे हो सके। ठीक है? और आपकी जो रिसिप्ट है उसमें ज्यादा से ज्यादा रिसिप्ट कौन सी हो? जो आपकी खुद की रिसिप्ट है। बोरोविंग्स तो बाहर से लिए हुए पैसा है, ये वापस देना है। तो बोरोविंग्स को छोड़ के अगर मैं ये देखूं कि मैं एक्चुअल में कितनी शॉर्टेज में हूं, मेरा बजट जो गवर्नमेंट का बजट है उसमें बोरोविंग्स को हटा के मैं देखूं मेरे पास खुद का पैसा कितना है, उससे मैं कितना खर्चा पूरा कर सकता हूं, मैं वो देख रहा हूं। अब जितना खर्चा मैं पूरा नहीं कर पा रहा, मेरी बात समझ रहे हो? जितना खर्चा पूरा मैं नहीं कर पा रहा वो कहां से करूंगा? मेरा खुद का पैसा तो मैंने देख लिया इतना है, लेकिन अब मैं जो खर्चा मैंने करना है, ऑब्वियस करना पड़ेगा मुझे, वो मैं कहां से करूं? तो जितना भी डेफिसिट अब बचेगा वो कहां से किया जाएगा बोलो बच्चों? वो लोन लेके किया जाएगा। तो फिस्कल डेफिसिट पता है क्या शो कर रहा है? पहले फिस्कल डेफिसिट में क्या बोला कि बोरोविंग्स को हटा के देखो कि आपका कितना डेफिसिट है, आपकी अपने रिसिप्ट कितना खर्चा पूरा कर पा रही है। अब उसके बाद जो डेफिसिट बचा उसे आप कैसे पूरा करोगे? ऑब्वियस आपको उधार लेनी पड़ेगी। आपका अपना पैसा जो आना था वो आ गया, एसेट्स बेच दी, हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, जो भी है वो सब आपका पैसा आ गया। उसके बाद टैक्स आ गया, नॉन टैक्स आ गया, उसके बाद कहीं से पैसा नहीं आना आपके पास। अब आपके ऑप्शन है आखिरी, लास्ट ऑप्शन इज उधार, बोरोविंग। हर एक की लाइफ में ऐसा होता है, आखिरी ऑप्शन उधार होता है। इंसान मांगता तब है जब अपने पैसे खत्म हो जाते हैं। तो
ऐसी कंट्री का है सारे खर्चे अपने रिसिप्ट में से पूरे कर लिए, उसके बाद भी जो डेफिसिट बच गया, बोरिंग हमने अभी नहीं करी, तो हम बोलते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट शोज बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट ये शो करता है कि आपको उधार की कितनी जरूरत है, क्योंकि आपके अपने जो खर्चे थे अपने रिसिप्ट में से पूरे हो गए, उसके बाद जो खर्चा बच रहा है अब वो कहां से करोगे, उधार लेके, जितना बच रहा है उतना ही उधार लोगे, ऑब्वियस ही बात है, और तो पैसा कहीं से आना नहीं है। तो हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बनेगा। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है, देखो बच्चों, जो बजट डेफिसिट था वहां दूर से दूर तक नहीं पता लग रहा था कि कितनी बोरिंग रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बोरिंग को इंक्लूड कर लिया गया, ठीक है। अब यहां साफ पता लग रहा है कि बोरिंग को हटा दो, उसके बाद देखो आपका कितना रिसिप्ट है आपके पास अपना खुद। अब जो डेफिसिट बचेगा वो कहां से पूरा करोगे, आप बोरिंग में से पूरा करोगे। तो फिस्कल डेफिसिट इज ऑलवेज इक्वल टू बोरिंग्स, और जब कंट्री बोरिंग्स में आती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, कंट्री डेट ट्रैप में भी फंस सकती है बच्चों। कैसे फंस सकती है सर, बच्चों मैंने बाहर से उधार लिया, मान लो कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसने उधार लिया, उस पर इंटरेस्ट पे करना है कि नहीं करना, और इंटरेस्ट की बर्डन मींस आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट पे करोगे आप, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट क्रिएट हो सकता है, और अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो गया फिर आप उधार लोगे, फिर आप उधार पे इंटरेस्ट दोगे, फिर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ये साइकिल आपका चलता रहेगा, आप डेट ट्रैप में फंस जाओगे, लोन के जाल में फंस जाओगे। इसलिए बोलते हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्रिएट डेट ट्रैप फॉर अ नेशन, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में इंप्लीकेशंस नहीं है, बट मैं आपको फॉर नॉलेज पढ़ा रहा हूं, बहुत जरूरी है आपके लिए पढ़ना। कंट्री डेट ट्रैप में फंस सकती है। दूसरा, कंट्री में इन्फ्लेशन हो सकता है। कैसे सर, आपने बोरोइंग्स करनी है, फिस्कल डेफिसिट शो कर रहा है बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट, मेरी बात समझना, फिस्कल डेफिसिट इज एन इंडिकेशन हाउ फार द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मींस, अपने रिसोर्स, अपने रिसिप्ट से कितना बाहर कंट्री जा रही है वो दिखाता है फिस्कल डेफिसिट, भाई कितना बाहर हो गया, आप अपना पैसा आपके पास नहीं है, आप कितने पानी में, वो दिखाता है फिस्कल डेफिसिट। तो इन्फ्लेशन कैसे होगा, अगर कंट्री बोरो करेगी तो कहां से बोरो करेगी, ऑब्वियस सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो करेगी, आरबीआई से बोरो करेगी। आरबीआई जब बोरो करने के लिए पैसा तो चाहिए आरबीआई को भी, तो आरबीआई नए नोट भी छाप सकता है। आरबीआई चलो नए नोट नहीं छाप रहा, मान लो आरबीआई ने लोन दिया गवर्नमेंट को, अब वो पैसा जो गवर्नमेंट के पास आया वो कंट्री में सर्कुलेट तो होगा ही, मनी सप्लाई कंट्री में बढ़ जाएगी, जब मनी सप्लाई कंट्री में बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन, एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन होगा, ये भी कंट्री के लिए खराब हो जाएगा। इसका मतलब आरबीआई लोन नहीं दे पा रहा, मान लो बोरिंग रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा है, आरबीआई से ले लिया, अभी भी और रिक्वायरमेंट, तो अब कंट्री कहां जाएगी, अब कंट्री बोरो करेगी दूसरी कंट्री से, भैया हमें दे दो लोन। तो हम फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड हो जाते हैं, और एक्चुअली एक्चुअल में आप देखो ना कि हमारी कंट्री डिपेंड भी है दूसरी कंट्रीज पे, क्योंकि हमारी कंट्री का फिस्कल डेफिसिट इतना हाई रहता है कि आपको दूसरी कंट्री पे डिपेंड रहना पड़ता है बच्चों। तो इंडिया इज एन एग्जाम्पल कि हम भी दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड हैं, जो हमें नहीं होना चाहिए। तो फिस्कल डेफिसिट कम होगा तो बोरिंग रिक्वायरमेंट भी कम होगी, बोरिंग रिक्वायरमेंट कम होगी, दूसरी नेशन में हम डिपेंड भी कम होंगे, तो फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी कंट्री का फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है। मेरी बात समझ रहे हो आप, और आप जितने ज्यादा कर्जे में हो ना उतना आप अपना घर नहीं संभाल पाओगे। आपका घर मतलब कंट्री, ये हमारा देश जो है हमारा घर है, हम इतने बोरिंग्स में है कि हम सारा पैसा जो आता है वो बोरिंग में ही चला जाता है, ईएमआईज, इंटरेस्ट। तो आपके खुद के लिए क्या बच रहा है भैया, आप अपनी कंट्री पे क्या खर्च करोगे, आप सारा उधार में दे दोगे तो इतनी उधार हो गई है, इतनी बोरिंग्स हो गई है कि सारा पैसा आपका कर्ज में ही चला जाता है, तो अपनी कंट्री की ग्रोथ रुक जाती है, हैम्पर्स द फ्यूचर ग्रोथ। मेरी बात समझ रहे हो, तो उधार में जिंदगी जीना इज नॉट द सॉल्यूशन, बोरोइंग्स इंक्रीजेस द फाइनेंशियल बर्डन फॉर फर्दर जनरेशंस, नेक्स्ट जनरेशन पे शिफ्ट हो जाता है, नेक्स्ट सरकार पे शिफ्ट हो जाता है लोन, तो इट एडवर्सली अफेक्ट, जो आपको अच्छे से पता है बच्चों, पिछली गवर्नमेंट का लोन अगली गवर्नमेंट पे तो आएगा ही ना, तो इट एडवर्सली अफेक्ट द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। दिस इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट दूर दूर तक बिल्कुल अलग अलग है। रेवेन्यू डेफिसिट मींस कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रोज रेगुलर बेस पे एक्सपेंडिचर होता है वो बहुत ज्यादा हो गया है रेवेन्यू रिसिप्ट से, उसे बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, सिंपल।
Fiscal deficit is very important. Fiscal deficit refers to situation when government total expenditure more than total receipts excluding borrowings. तो fiscal deficit actual में show करता है borrowing requirement for a nation. ठीक है, तो बजट डेफिसिट अलग था. बजट डेफिसिट के हमने दो पार्ट पढ़े, रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट. एक रह गया प्राइमरी डेफिसिट, और इसके बाद बजट के ऑब्जेक्टिव्स भी रहते हैं. तो हम आज की क्लास में यहीं तक करेंगे, फिस्कल डेफिसिट तक. नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा आपको प्राइमरी डेफिसिट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. उसके बाद सम न्यूमेरिकल्स. ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है. न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम थोड़े से इनडायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे. 2 या 3 या 4 क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं कराऊंगा आपको. उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा. तो आज की क्लास में आपको पढ़ना है फिस्कल डेफिसिट को, रेवेन्यू डेफिसिट को, और जितना भी हमने सारा किया अच्छे से रिवाइज करो. चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.